हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हम एक और रिवीजन लेक्चर रख रहे हैं। हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था गोल्डन रूल्स, फिर देखा था जीएसटी के भी क्या एप्लीकेशन है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। ओके, कुछ और बेसिक्स आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड हमेशा की तरह लेक्चर देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ कर्मा कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारा सेकंड सेशन रिवीजन का ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑलराइट, फर्स्ट सेशन में जो चीज़ें हमने कवर की थी, आई होप आप सबको समझ आ गई हों, बिकॉज जिनके पास डाउट्स थे, जिनको डाउट्स अराइज हुए थे, उन्होंने मुझसे कंफर्म कर लिए हैं। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन आवर second session. So basically what we are going to do is today, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल या फिर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स में का जो क्लासिफिकेशन होता है, उन आइटम्स को अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इनका मीनिंग देख लिया था। ठीक है, अब उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब एक्चुअल कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा या फिर जब एक्चुअल आपको 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा जाएगा, या जब आपको सोचना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स या उससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हों, तब आप इजीली उन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। ओके, इसके अलावा पर्सनल, रियल, नॉमिनल के क्लासिफिकेशन के अलावा हम एक और क्लासिफिकेशन आज देखेंगे, वो होगा बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बिटवीन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, सो आपके स्क्रीन पर जो अभी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, वो है 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ठीक है, और उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। ऑलराइट, नाउ अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओके, क्लासीफाई द अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो आपको क्लासिफिकेशन करना है बिटवीन पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मतलब आपको ये बताना है कि जो नीचे लिस्ट दी गई है, उसमें से कौन सा आइटम पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। ओके, सो जस्ट अ क्विक रिवीजन इन 3 लाइन्स। पर्सनल क्या है? पहला पॉइंट, किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एंड दूसरा पॉइंट वो 4 स्पेशल आइटम। इनकम मिलनी बाकी है, एडवांस में मिल गई, खर्चा देना बाकी है, या फिर आपने एडवांस में कर दिया। ओके, रियल अकाउंट क्या है? कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस की। ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या है? द मोस्ट सिंपलेस्ट, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की कमाई, यानी बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स एंड बिजनेस की इनकम्स। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हो, वो है स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, नाउ स्टेशनरी बिजनेस के लिए एक खर्चा होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आप आंसर में यहाँ पे देख सकते हो, स्टेशनरी है नॉमिनल की लिस्ट में। ओके, स्टेशनरी मतलब क्या? जो भी आप स्टेशनरी की दुकान से, यानी जिसको हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से भी जानते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो रिलेटेड कोई भी खर्चा होता हो, तो वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये आपका पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट इज महेश अकाउंट। ओके, सो महेश किसी पर्सन का नाम है, राइट? तो ये क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट। आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो, महेश कहाँ पर लिस्टेड है? पर्सनल अकाउंट्स में। ओके, नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस का एसेट होता है। ओके, तो ये होगा रियल अकाउंट में। आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हो, मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट। ओके, मशीन्स, लैंड्स, बिल्डिंग्स, ये क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। इनको यूज करके बिजनेस प्रोडक्शन करता है, अपने गुड्स का
प्रोडक्शन करता है या फिर ट्रेड करता है। ओके, तो ये वो चीज है जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, कई साल तक बिजनेस में ही रहते हैं। ओके, इन चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स, और क्योंकि ये एसेट्स है तो फिर ये आ जाएगा रियल अकाउंट में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सीरियल नंबर 4 एज यू कैन सी, कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने बात देखी थी, हमें क्या करना चाहिए, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जो कैपिटल होती है, मनी जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है, ओके, उसका प्रोवाइडर यानी उस मनी को देने वाला एक पर्सन होता है, और क्योंकि उस मनी को देने वाला एक पर्सन होता है तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। ओके, हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें था कि सो एंड सो पर्सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो जब हमने उसके दो एस्पेक्ट्स देखे थे, डेबिट और क्रेडिट, तब मैंने आपको बताया था कि हु इज द गिवर ऑफ दिस कैपिटल, तो उसका नाम हमने क्रेडिट में लिखा था, राइट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए। ओके, नेक्स्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट। नाउ बिजनेस में आग लग गई और नुकसान हो गया, बहुत बैड लक हुआ, लॉस होना नुकसान है मतलब, ओके, और ये होगा आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं ना, डेबिट ऑल इनकम्स, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो लॉस बाय फायर क्या होगा आपका, नॉमिनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। नाउ ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये होगा पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग बिजनेस की एसेट होती है, प्रॉपर्टी होती है, आप यहां पर देख सकते हो कि ये रियल अकाउंट में लिस्टेड है। ऑलराइट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बैंक का नाम है, राइट। जब भी इफ द बैंक इज द रिसीवर ऑफ अमाउंट, हम उसे डेबिट करेंगे, इफ बैंक इज द गिवर ऑफ सम अमाउंट, हम उसे क्रेडिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, ये रूल किसका है, पर्सनल अकाउंट का है। सो पॉइंट नंबर 8, योर बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज लिस्टेड हियर इन पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज कॉपीराइट अकाउंट। नाउ बिजनेस का जो मॉनेटरी टर्म्स में नेम होता है उसको हम गुडविल बोलते हैं। ओके, और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, राइट, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस उसकी कुछ वैल्यूएशन है, इसलिए उसका रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग में होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा। ओके, तो गुडविल की तरह ही कुछ दूसरे भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर है कॉपीराइट्स। ओके, इसके अलावा रॉयल्टी और पेटेंट्स, ठीक है, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट इनकी एक डेफिनेटली मॉनेटरी वैल्यूएशन है, मनी वाइज हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसलिए इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कि पर्टिकुलर चीज का कॉपीराइट अगर हमारे पास है, कॉपीराइट हमारे पास होना मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर नोट्स का समझो मैं ऑथर हूं, ओके, तो उसका कॉपीराइट मेरे पास होगा। ओके, आप टेक्स्ट बुक्स में जनरली देखोगे ऑथर्स की लिखी हुई कि उसमें सेकंड थर्ड पेज पे ही लिखा हुआ होता है कि आप इस कंटेंट को कहीं कॉपी नहीं कर सकते, उसके पार्ट को कहीं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसकी फोटो कॉपीज नहीं बनवा सकते हो, राइट, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑथर, ओके, और दी पब्लिशिंग हाउस। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि उस पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस के पास या उस पर्टिकुलर ऑथर के पास वो नोट्स का कॉपीराइट है, ही इज द ओनली एंड ओनली ओनर ऑफ दोज नोट्स। ओके, सिमिलरली अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जहां पर आपका पर्टिकुलर किसी चीज पर कॉपीराइट हो, ओके, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस नेम हो गया, ट्रेड नेम हो गया, जिसका आपने हक ले रखा है, कॉपीराइट खरीदा हुआ है, ओके, तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, एसेट होती है। ओके, आप इसको लंबे समय तक, जब तक आप इसको सेल नहीं करते हो कॉपीराइट्स को, ओके, या जब तक उसकी इन केस लाइसेंस वाले वो हो, तो लाइसेंस जब तक एक्सपायर नहीं होता है तब तक वो आपके पास ही रहता है, आप ही उसके असली हकदार और ओनर हो।
ओके तो ये बिजनेस की एसेट है, बिजनेस के ये प्रॉपर्टी है। ओके और इसलिए कॉपीराइट यहाँ देखो रियल अकाउंट में लिस्टेड है कॉपीराइट अकाउंट। तो कॉपीराइट क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी है, इसलिए ये रियल अकाउंट माना जाता है। ओके सो अगर बिजनेस में कॉपीराइट, समझो किसी बिजनेस ने कॉपीराइट खरीदा या पर्टिकुलर कॉपीराइट अचीव किया, ओके तो ये डेबिट होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। और कोई फॉर एग्जांपल किसी को सेल कर दिया, उस पे से अपना हक हटा दिया, ओके तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ऑलराइट सो यहाँ पर कॉपीराइट अकाउंट के बारे में हमने समझा। सिमिलर इज द केस विद गुडविल, पेटेंट्स, रॉयल्टी वगैरह वगैरह। ओके किसी किसी केस में अकाउंटिंग में यहाँ पर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में रॉयल्टी को खर्चा माना जाएगा, बट वो कब, वो मैं आपको आगे सिचुएशन में एक्सप्लेन करूंगा। ओके अदरवाइज कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या ट्रेडमार्क्स इज अनदर टर्म, गुडविल, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं, रियल अकाउंट माना जाता है। ओके सो सीरियल नंबर 10th इज रिपेयर्स अकाउंट। किसी भी चीज की रिपेयरिंग खर्चा है, सिंपल। ओके सो नॉमिनल अकाउंट में मेंशन है यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट। ओके नेक्स्ट इज लैपटॉप अकाउंट। नाउ लैपटॉप बिजनेस की एसेट है, प्रॉपर्टी है। ओके सालों साल ये एसेट चलते हैं, रियल अकाउंट में यहाँ पर लिस्टेड है। ओके एसेट्स यानी एसेट्स और प्रॉपर्टी यानी रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज वेजेस अकाउंट। वेजेस मतलब क्या? जो आप लेबरर्स को पेमेंट देते हो अगेंस्ट देयर लेबर, वो बिजनेस का खर्चा है एंड हेंस नॉमिनल अकाउंट। बराबर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स का क्लासिफिकेशन देखा बिटवीन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ओके थोड़े से और क्लासिफिकेशंस हम देख लेते हैं। So this is illustration number 3. Okay now मैं वापस बता दूं, ये 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, जिसमें से हम हमारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ओके नाउ illustration number 3, classify the following accounts under personal, real and nominal accounts। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है। ओके आइटम्स हम अब समझ लेते हैं। कैश अकाउंट, कैश यानी नकद। ओके जो आप जो मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है, आप इसको किसी भी चीज को खरीदने या बेचने में यूज करते हो, राइट? ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस का एसेट है। ओके सो रियल अकाउंट में इंक्लूडेड है यहाँ पर कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नाउ ये वो 4 स्पेशल आइटम में से एक है जो पर्सनल अकाउंट में आता है, राइट? तो ये आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके नेक्स्ट इज रोहित्स अकाउंट, एक पर्सन का नाम है, राइट? पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होती है, सालों साल आप इसको यूज कर सकते हो, राइट? एक साल खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि आप बिजनेस का सारा फर्नीचर सेल ऑफ कर दोगे या हटा दोगे, नहीं, राइट? गुड्स तो दूसरे बनेंगे, गुड्स दूसरे आएंगे जाएंगे, लेकिन फर्नीचर तो काफी साल वही रहता है। सो फर्नीचर इज रियल अकाउंट। ओके नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, LIC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म जिसका ज्यादा फेमस है LIC, आपने भी सुना होगा पेरेंट्स से। ओके सो LIC एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक कंपनी का नाम है, और इसलिए ये हुआ पर्सनल अकाउंट, राइट? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या वो 4 स्पेशल आइटम क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज गुडविल अकाउंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था गुडविल के बारे में। गुडविल होता है बिजनेस का एसेट, प्रॉपर्टी, यानी ये होगा रियल अकाउंट में। ओके 11th स्टैंडर्ड के जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे, तब हमने देखा था कि एसेट्स के लिस्ट में लिख देते थे गुडविल को। ओके सो दिस इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अगेन वो 4 स्पेशल आइटम में से एक जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो ये रहा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट पर्सनल में। ओके नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ट्रेडमार्क के बारे में भी। ये होता है बिजनेस का एसेट, प्रॉपर्टी, और इसलिए आ गया रियल अकाउंट में। ओके
नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो खर्चा, अगर किसी से रिसीव कर रहे हैं, भाई किसी के लिए हमने कुछ काम किया है, ओके, एजेंसी वर्क की है, तो हमें कमीशन मिलता है, उस केस में इनकम होगी। बट अभी तो हमें क्लासिफाई करना है पर्सनल रियल नॉमिनल में, खर्चा हो या कमाई हो, यानी क्या एक्सपेंडिचर्स हो या इनकम्स हो, होना तो नॉमिनल अकाउंट ही है, और इसलिए नॉमिनल अकाउंट में यहां पर लिस्टेड है कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट इज लोन अकाउंट। नाउ जिस तरह से हमने कैपिटल के बारे में समझा था, यहां पर एक मिनट बता दूं वापस, नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हाँ, ये रहा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने क्या सोचा था कि कैपिटल का प्रोवाइडर कोई पर्सन होता है, और क्योंकि वो पर्सन होता है इसलिए पर्सनल अकाउंट। नाउ इसी तरह से हमें यहां पर लोन के लिए भी देखना पड़ेगा कि लोन यानी क्या, किसी से उधारी लेना या किसी को उधारी देना। ओके, तो यहां पर हम एक पर्सन से डील करने वाले हैं। ओके, या तो सामने वाला रिसीवर होगा या हम रिसीवर होंगे। ओके, सामने वाला गिवर होगा। तो जो भी केस हो, लोन लेने देने वाले पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इसलिए लोन अकाउंट कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगेन ड्राइंग्स के लिए भी सेम चीज होती है कि ड्राइंग्स ओनर विड्रॉ करता है कैश या फिर गुड्स, राइट। ध्यान है ना, 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि बिजनेस ओनर बिजनेस में से कैश विड्रॉ कर सकता है या फिर गुड्स विड्रॉ कर सकता है। ओके, तो ये क्या होता है, ड्राइंग्स। और क्योंकि एक पर्सन इन्वॉल्व है विड्रॉ करने के लिए यानी ड्राइंग्स के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ओके, एंड लास्ट आइटम फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्ट अकाउंट। सेम जो हमने कमीशन अकाउंट में देखा था कि खर्चा भी हो सकता है इंटरेस्ट, और इनकम भी हो सकती है, तो ये होगा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Illustration number 4. Classify the following accounts under assets, liabilities, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ओके, यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमें करना है इन पर्टिकुलर आइटम्स का बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। हमें ये बताना है कि पर्टिकुलर आइटम इनमें से एसेट्स है यानी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी है यानी सिर पे बोझ। सिर पे बोझ मतलब क्या, कि किसी से हमने पैसा लिया हुआ है, फ्यूचर में देना पड़ सकता है। ओके, इनकम यानी कमाई, एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चे। ओके, ध्यान रहे इनकम्स के साथ एक टर्म होता है गेन्स, और एक्सपेंडिचर्स के साथ एक टर्म होता है लॉसेस। ओके, अगर वो हो तो भी हमें उन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर में ही क्लासिफाई करना है। ओके, सो सबसे पहला टर्म है प्रीपेड रेंट। ना अब अच्छे से देखो, पहली बात तो यहाँ पे रेंट की हो रही है। ओके, रेंट खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, किसी को भाड़े पे दें, तो हम भाड़ा रिसीव करेंगे, रेंट रिसीव करेंगे। उस केस में रेंट क्या होगा, हमारी इनकम होगी। ओके, और अगर हमने किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, हम उसके ओनर नहीं है, हम भाड़े पर उस पे रहते हैं उस प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में रेंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर सिर्फ रेंट तो लिखा नहीं है, यहां पे लिखा है प्रीपेड रेंट। क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड रेंट। ओके, यानी यहां बात हो रही है उस एक्सपेंडिचर की जो हमने एडवांस में कर दिया है। ओके, पेड यहां पे वर्ड में है ना, पे, राइट। तो खर्चा जो हमने एडवांस में कर दिया है, यहां पर बात हो रही है प्रीपेड रेंट की। ओके, तो प्रीपेड रेंट जब आप 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स हमने किया था, तब हमने प्रीपेड रेंट के लिए जो एडजस्टमेंट्स देखे थे वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है, प्रीपेड रेंट, दो इफेक्ट्स होते हैं। ओके, दो इफेक्ट्स क्या थे, एक तो हमने क्या किया था, जहां पर हम रेंट लिखते थे, टू रेंट। ओके, P&L डेबिट साइड, राइट, उसमें से हमने
माइनस कर दिया था, लेस कर दिया था प्रीपेड। ओके, और दूसरा हम कहाँ लिखते थे? एसेट साइड पे, याद आ रहा है? एसेट साइड पे जो हमारी बैलेंस शीट होती थी उसके हम एसेट साइड पे लिख देते थे प्रीपेड रेंट, कि भाई जितना भी खर्चा हमने एडवांस में किया है वो हमारा एसेट है, क्योंकि ये खर्चा अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, वो तो हमने एडवांस में दे दिया है। ओके, सो प्रीपेड रेंट यहां पर कहाँ आया? एसेट में आया। आया कि नहीं आया? और इसलिए इसका क्लासिफिकेशन होगा एसेट्स में। लेट्स वेरीफाई विद द आंसर। ये देखो यहाँ पे एसेट्स में मेंशन्ड है प्रीपेड रेंट अकाउंट। आ गई बात समझ में? तो अगर सिर्फ रेंट होता, ओके, अगर टर्म सिर्फ रेंट होता तो हम उसको क्लासिफाई करते कि भाई या तो ये एक्सपेंडिचर है, राइट, या ये इनकम है। ओके, बट यहाँ पर टर्म रेंट नहीं है, यहाँ पे टर्म है प्रीपेड रेंट। ओके, और इसलिए हमने इसको क्लासिफाई किया एसेट्स में। इज दैट क्लियर? फाइन, यहां पर हम एसेट्स में लिखते थे। ओके, नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट। बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा हमेशा खर्चा होता है, राइट? ओके, अगर आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा को सैलरी मिल रही है, या बड़े भाई बहन जो जॉब करते हैं उनको सैलरी मिल रही है, उनके लिए तो इनकम है, लेकिन हम उनके नजरिए से नहीं देख रहे हैं, हम बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं। हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हमेशा। ओके, यहाँ पर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में तो सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। ओके, तो देखो एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आपने लिख दिया यहाँ पर सैलरी अकाउंट। फाइन, नेक्स्ट बैंक लोन अकाउंट। ओके, बैंक से आपने लोन लिया तो ये एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम से या एक्सपेंडिचर है। ओके, तो एसेट्स और एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, लोन आपकी प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही आपका खर्चा है। ठीक है, इनकम ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये कमाई थोड़ी ना है, ये तो आपने किसी से पैसा उधार पे लिया है, वापस चुकाना पड़ेगा जब भी, और जो भी ड्यू डेट्स होंगी उस हिसाब से। ये है सिर पे बोझ। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लोन होता है वो सिर पे बोझ होता है। ओके, कभी ना कभी आपको ये उस पर्सन को लौटा देना है। तो ये हुई आपकी लाइबिलिटीज। यहां देख लो, आंसर में चेक कर लो, बैंक लोन है लाइबिलिटीज में। ओके, नेक्स्ट मोटर कार अकाउंट। नाउ मोटर कार मतलब गाड़ी, एसेट, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। ओके, सो मोटर कार अकाउंट। नेक्स्ट इज रेंट पेएबल अकाउंट। पेएबल, हमेशा ध्यान रखना अकाउंटेंसी में किसी भी वर्ड के आगे अगर एबल लग गया, ओके, यहाँ पर टर्म क्या था? पेएबल। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है? बाकी है, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, सो आउटस्टैंडिंग्स याद है आपको? 11th स्टैंडर्ड में हमने किए थे, तब कहाँ लिखते थे? ओके, रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। कोई भी खर्चा अगर करना बाकी है तो ये आपके सिर पे बोझ है, आज नहीं तो कल। आज तो चलो साल खत्म हो गया, बैलेंस शीट एज ऑन हम 31 मार्च लिख देते हैं। ओके, लेकिन अगले साल तो देना पड़ेगा, यानी आने वाले कुछ टाइम बाद तो देना पड़ेगा। तो ये क्या है? अभी के लिए सिर पे बोझ, यानी लाइबिलिटी, आपको देना ही है फ्यूचर में। तो आप कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटीज साइड पे हम लिख देते हैं क्या? रेंट पेएबल अकाउंट। तो ये आ गया आपके लाइबिलिटीज में रेंट पेएबल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज बैड डेट्स अकाउंट। ओके, बैड डेट्स अकाउंट टर्म याद आ रहा है? 11th स्टैंडर्ड में हम देखते हैं इस टर्म को, समझा था हमने पहली बार। बैड डेट्स क्या होता है कि लेट्स से आपने किसी पर्सन को उधारी में गुड्स बेच दिए। ओके, और जब पेमेंट रिसीव करने की बारी आई या उससे पहले, ओके, सामने वाला पर्सन बैंकरप्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में दिवाला निकल गया। मतलब क्या? उसके पास एसेट सब नहीं है, उसके सिर्फ सिर पे बोझ ही बचे हैं। उसको पूरी दुनिया को चुकाना है पैसा, उसके पास बचा कुछ नहीं है। ओके, तो
वो पर्सन आपको पर्टिकुलर गुड्स के रुपए नहीं दे पाएगा। ओके, आपके लिए बैड डेट्स क्या हुआ? नुकसान। कैसे नुकसान? भाई सामने वाला पर्सन से आपको पैसे मिलने वाले थे, वो नहीं मिले। ओके, अब नहीं मिलने वाले, तो ये आपका लॉस हो गया। ओके, एंड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई अगर लॉसेस हो तो वो कहां पर आता है? एक्सपेंडिचर्स के साथ ही आता है, राइट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट्स को आप कहां लिखोगे? एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट में। देखो यहाँ पे ऑब्लिक करके लॉस लिखा है। ऑलराइट, ये बिजनेस का नुकसान है कि जो रुपए आने वाले थे, रिसीव होने वाले थे, वो अब नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, कॉपीराइट अकाउंट। हमने इस पर अब इनफ डिस्कशन कर लिया है। बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो एसेट्स में आप यहां पर देख सकते हो कॉपीराइट अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, यहां पे इन्होंने क्लियर बोला है रिसीव्ड यानी मिल चुका। ओके, कोई भी अगर इनकम, कोई भी अमाउंट अगर हमें मिली है तो वो हमारी डेफिनेटली इनकम है। तो यहां पर आप देख सकते हो इनकम रिसीव्ड अकाउंट इनकम्स में लिस्टेड है। ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। सिमिलरली वही है, सेम चीज, अमाउंट आपको रिसीव हुई है। ओके, डिविडेंड सिर्फ आपके अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं जनरल नॉलेज के लिए। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, ओके, तो पर्टिकुलर कंपनी जिसके आपने शेयर्स खरीदे हैं, वो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस पार्ट को बोलते हैं डिविडेंड। ओके, तो आपने जितने शेयर्स लिए होंगे, जो अमाउंट के होंगे, अकॉर्डिंगली जितना भी कंपनी पर्टिकुलर शेयर पे डिविडेंड देना चाहती है, उस हिसाब से आपको इनकम हो जाएगी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो होता है वो तो एसेट्स है। ओके, बता देता हूं एक बार मैं आपको यहां पर। इन्वेस्टमेंट जो है, ओके, इन शेयर्स, ओके, वो तो आपका एसेट्स है। ओके, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है। ऑलराइट, यहां पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेकिन इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड, ओके, ये सब क्या है? आपकी इनकम्स है। क्या है? इनकम्स है। ओके, तो हम जब फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट बनाते थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके इनकम साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका इनकम्स एंड गेन में। ओके, नेक्स्ट इज प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब जगह, आप इसको लैंड प्रॉपर्टी मान सकते हो। ओके, ये आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है, ये आ गया एसेट्स की लिस्ट में। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अब ये टर्म भी आपने, इंश्योरेंस टर्म आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से कभी ना कभी सुना ही होगा। ओके, जनरली जो हम सुनते हैं घरों में वो है लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। ओके, यहां पर क्या होता है कि बिजनेस अपने प्रॉपर्टी का या अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ताकि इन केस कोई भी तरह का लॉस हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाए। लेकिन इस लॉस को आप रिकवर करना चाहते हो, इसलिए आपको हमेशा जनरली एनुअल टर्म्स होते हैं, हर साल होते हैं, आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। वो होता है प्रीमियम। उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं उसे, राइट? तो बिजनेस का ये खर्चा है, राइट? ये आ गया एक्सपेंडिचर में। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ऑडिट फीस, जो जनरली हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, सीए को देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कराना होता है ना, चेक कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है कि हमने सब चीजें सही रिकॉर्ड की है या नहीं। ओके, तो ऑडिट फीस हम एक तरह का बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, जो हम सीए को देते हैं ताकि हमारी बुक्स वेरीफाई हो जाए, चेक हो जाए, और ये है एक्सपेंडिचर की लिस्ट में। आ गई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ऑलराइट, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल। ओके, सेम क्वेश्चन है, आइटम्स थोड़े बहुत डिफरेंट, आई मीन मैक्सिमम डिफरेंट हैं ही, हम समझ लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। ओके, ये आ गया एसेट्स में। इंटरेस्ट रिसीव्ड
कमाई है, इनकम है, ये आ गया इनकम में। कंप्यूटर बिजनेस का एसेट है, प्रॉपर्टी है, कई साल चलता है, ये आ गया एसेट्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने गुड्स उधारी में लिए हैं, फ्यूचर में हमें उन्हें पैसा देना है, पैसा देना है फ्यूचर में, यानी आज है सिर पे यस बोझ, तो ये आ गया आपका लाइबिलिटीज में। ओके, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। नाउ अगर इन केस किसी ने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इनका मीनिंग 11th स्टैंडर्ड में नहीं समझा था, तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। ओके, बिजनेस में अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो उधारी में, यानी क्या, क्रेडिट सेल्स। ओके, तो सामने वाला पर्सन जिसको आपने गुड्स उधारी में बेचे हैं वो आपके लिए है डेटर। कौन है? डेटर। एंड सिमिलरली अगर आप गुड्स उधारी में खरीद रहे हो, यानी क्या, क्रेडिट परचेजेस कर रहे हो, तो आपके लिए सामने वाला पर्सन कौन है? क्रेडिटर है। ओके, इनका मीनिंग क्या है? डेटर मतलब क्या? आपको पैसा लेना है फ्यूचर में। ओके, क्रेडिटर मतलब कौन? आपको उसे फ्यूचर में पैसा देना है। ओके, नाउ इन क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस के ट्रांजैक्शंस को अगर हम लॉफुली कंडक्ट करना चाहें, कानून का सपोर्ट लेना चाहें, तो कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट? ओरली तो पॉसिबल नहीं है डिस्कशन करना, कानून का सपोर्ट लेना। ओके, तो आप क्या करते हो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। उसका लेना देना आप कर लेते हो अपने डेटर और क्रेडिटर के साथ। ओके, आप क्या करते हो बेसिकली, क्रेडिट सेल्स के लिए बताऊं मैं, सामने वाले पर्सन से डॉक्यूमेंट साइन करा के अपने पास रख लोगे। ओके, तो उस केस में वो डेटर जो पर्सन था, हम उसे डेटर की लिस्ट में से हटा देंगे और बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे। रिसीवेबल नाम में ही है, फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आप क्या बोलोगे? आप अपने लिए, आपके पास ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। सिमिलरली अगर सामने वाला पर्सन आपसे डॉक्यूमेंट साइन करा के अपने पास रख लेता है, तो आपके लिए वो पेपर, वो कागज का टुकड़ा क्या है? बिल्स पेएबल है, कि भाई इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको पैसा पे करना है, पेएबल, पे करना है फ्यूचर में। तो वही कागज का टुकड़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल। ओके, तो हम क्या करते हैं उस केस में, क्रेडिटर्स की लिस्ट में से हटा लेंगे उस पर्सन का नाम और बिल्स पेएबल में डाल देते हैं। ऑलराइट, तो अकाउंटिंग में यहां पर 11th स्टैंडर्ड में, ओके, समझने के लिए डेटर्स और बिल रिसीवेबल एक ही जैसे हो गए, क्योंकि ये क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। ओके, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल भी एक जैसे हो गए क्रेडिट परचेजेस के लिए, राइट? तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन आराम से समझ सकते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या था, यहां पर आपके मेंशन्ड है लायबिलिटीज में। सिमिलरली जो बिल्स पेएबल होंगे, देखो क्रेडिटर्स के साथ क्या है? बिल्स पेएबल, वो भी लायबिलिटी में ही आएंगे। ओके, डेटर्स आपके एसेट होते हैं, सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल भी आपके एसेट में ही आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर अभी हमने क्रेडिटर्स देख लिया और अब नेक्स्ट देख रहे हैं बिल्स रिसीवेबल। तो देख लो, बिल्स रिसीवेबल डेटर्स के साथ में एसेट में, राइट? तो यहाँ एसेट में आप देख लो बिल्स रिसीवेबल मेंशन्ड है। तो हमने इस एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट कर लिए। डेटर्स हो या बिल्स रिसीवेबल हो, जाएगा एसेट में, क्रेडिटर्स हो या बिल्स पेएबल हो, जाएगा लायबिलिटीज में। ओके, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया आपने, यानी क्या, किसी को डिस्काउंट दिया। ओके, समझो गुड्स का प्राइस जो भी रहा होगा XYZ, उससे आपने कम में दिया, तो डिस्काउंट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ करना। ओके, ये आपके लिए नुकसान हो गया। ओके, अगर डिस्काउंट नहीं देते तो ज्यादा अमाउंट रिसीव होती, हायर अमाउंट रिसीव होती, लेकिन डिस्काउंट देने की वजह से कम अमाउंट रिसीव हो रही है, तो ये हो गया आपका नुकसान। तो डिस्काउंट अलाउड कहां पर आ गया? एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस की लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। अभी जो हमने देख लिया था कि डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल कहां आते हैं? एसेट्स में आते हैं। तो एसेट्स में देख लो आप, सन्ड्री डेटर्स आपको यहाँ पे
दिख जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है गुडविल। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। एसेट प्रॉपर्टी होती है, राइट, एसेट्स की लिस्ट में आ गया गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेट। अब ये फ्रेट जो वर्ड है ये क्या होता है? ये होता है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। ओके, समझो आप गुड्स खरीद के ला रहे हो या गुड्स बेच रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। ओके, तो मैंने अभी आपको सेंटेंस में बोल दिया खर्चा होता है। ओके, यानी ये एक्सपेंडिचर है, तो फ्रेट आ गया एक्सपेंडिचर के लिस्ट में। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। इस बार आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मतलब क्या, आप कहीं गुड्स खरीदने जा रहे थे और आपको कम भाव में वो गुड्स मिले हैं, तो ये आपका फायदा हो गया। भाई ज्यादा प्राइस देना पड़ता, उसकी जगह कम में ही काम हो गया, तो ये आपकी गेन्स हो गए, राइट। तो ये इनकम्स एंड गेन्स में आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, फायदा, बराबर। गेन्स मतलब फायदा, ओके, इनकम मतलब कमाई, गेन्स मतलब फायदा हो गया। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल कहाँ आते हैं? लाइबिलिटीज में आते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटीज में बिल्स पेएबल। ओके, नेक्स्ट इज अमित्स कैपिटल। यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल की, यानी वो पर्सन है अमित जो प्रोवाइडर है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि क्लासिफिकेशन कैपिटल में भी करना था, इसलिए अमित्स कैपिटल के नाम का यहाँ पर एक कॉलम बन गया। देखो यहाँ पे कैपिटल में भी करना था ना। ओके, अगर ये कैपिटल नहीं होता ना इनकेस, तो हम लाइबिलिटीज में लिख देते थे। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि एसेट, सॉरी, कोई भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। अभी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपका एक टाइप का एसेट है, ओके, और ये आपका आ जाता है जो इनकम उस पर रिसीव हो रही है, यानी जो ब्याज इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये आ जाती है आपकी इनकम में। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आ गया इनकम की लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ करंट अकाउंट जो होते हैं बैंक्स में, यानी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं, उनमें एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। ओके, इसमें क्या होता है, बेसिकली आप अपने बैलेंस से ज्यादा भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। चेक्स इशू अगर करने हो आपको, तो आप कर सकते हो। तो कुछ हद तक ये एक लोन की तरह हो गया कि भाई आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बैंक ने वो चेक आपका पास कर दिया, सामने वाले को पैसे दे दिए। तो बैंक अपना रिलेटिव तो नहीं है जो आपसे पैसा नहीं लेगा, राइट। आपको फ्यूचर में उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, क्या हो गया? लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक। अभी लाइव स्टॉक क्या होता है? किसी किसी बिजनेसेस में एनिमल्स काम आते हैं। ओके, डेयरी इंडस्ट्री, ये करेक्ट एग्जांपल है ये। ओके, तो जो भी एनिमल्स काम आते हैं अपने बिजनेस में, इनको बोला जाता है कलेक्टिवली, इनका जो नाम है अकाउंटिंग लैंग्वेज में वो है लाइव स्टॉक। ओके, तो ये कई सालों तक आपके बिजनेस में रहते हैं और इसलिए ये एसेट्स हैं। तो आ गया लाइव स्टॉक एसेट्स की लिस्ट में। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बिजनेस का खर्चा है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहां पर आपने लिख दिया एक्सपेंडिचर में। ओके, नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। यहाँ पे बैंक की बात नहीं हो रही है। ओके, कोई अगर बैंक का नाम होता तो अलग बात थी। यहाँ पे बात हो रही है कैश एट बैंक की, मतलब बैंक में, बैंक के खाते में जो आपकी अमाउंट डिपॉजिटेड है उसकी बात हो रही है। बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है, बिजनेस का एसेट है, और इसलिए कैश एट बैंक आ गया एसेट्स की लिस्ट में। ओके, कैश भले ही से आपके बिजनेस में पड़ा हो, यानी जो बिजनेस प्लेस है, जो ऑफिस है वहां हो, या भले से आपके खाते में जमा हो बैंक के पास, जो भी वो बैलेंस होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट है। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज रेंट रिसीव्ड। रेंट जो मिल गया, ओके, कोई भी अमाउंट अगर हमें मिल जाती है तो वो इनकम होती है, एंड हेंस रेंट रिसीव्ड है इनकम के लिस्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। किसी भी चीज पर रिपेयरिंग हुई, मेंटेनेंस का खर्चा आया मशीन्स का, ओके, ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, एंड ये आ गया एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट में। नेक्स्ट इज कैरेज। कैरेज भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ही माने जाते हैं। ओके, और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, कैरेज हो गया एक्सपेंडिचर की लिस्ट में। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट यूजुअली बिजनेस में
क्या होता है कि रेंट देना पड़ता है, बराबर, खर्चा होता है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा देना बाकी है। ओके, तो सिर पे बोझ है यानी लाइबिलिटी है, तो आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट। एक बात हमेशा 11th-12th स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग में ध्यान रखना कि कोई भी पर्टिकुलर के बारे में, अगर कोई पर्टिकुलर चीज एक्सपेंडिचर भी है और इनकम भी हो सकती है और उसके बारे में मेंशन नहीं है, तो आपको उसे एक्सपेंडिचर मानना होता है। तो यहाँ पे रेंट बाकी है लिखा है, आउटस्टैंडिंग है, भाई मिलना बाकी है या देना बाकी है नहीं मेंशन्ड है। ओके, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि ये खर्चा है यानी देना बाकी है, तो यानी सिर पे बोझ और इसलिए लाइबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड, देखो मैंने बोला था ना कमीशन दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि रिसीव हो गया यानी इनकम हो गई, तो कमीशन रिसीव्ड आ गया इनकम्स की लिस्ट में। ओके, अगर मेंशन किया है तो उसको इनकम ही मानना है, नहीं किया है मेंशन, ना खर्चा ना इनकम कुछ नहीं बोला है, तो आपको ऐसे आइटम्स को एक्सपेंडिचर मानना होता है 11th-12th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी में। ओके, नेक्स्ट इज बैंक लोन अकाउंट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बैंक से आपने उधार लिया है, फ्यूचर में पैसा लौटाना है, और ये हो गया लाइबिलिटीज, सिर पे बोझ है अभी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल आप खर्चा करते हो, पेमेंट करते हो, और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड नेक्स्ट इज कॉपीराइट, हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है, ये बिजनेस के एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, तो आ गया एसेट्स की लिस्ट में। ऑलराइट, फाइन। यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन हमने क्लासिफिकेशन का देख लिया है। अब हमें जो आगे करना है वो है जर्नल एंट्रीज समझनी है, ठीक है। सो क्विकली हम जर्नल एंट्रीज निकाल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। ओके, कुछ जर्नल एंट्रीज जो ऑब्वियसली एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट, अकाउंटेंसी स्टूडेंट, आपको हमेशा आएंगे ही आएंगे, राइट। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स विड्रॉन, ड्रॉइंग्स यानी कैश विड्रॉन भी हो सकता है उसमें, गुड्स लॉस्ट बाय फायर यानी लॉस हो गया, गुड्स उसमें जल गए, खराब हो गए। ये सब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे जब भी आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ओके, इसलिए इन एंट्रीज को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और हम जितना अच्छे से आज समझ लेंगे, अभी समझ लेंगे, उतना ही हमें इन पर सोचने का बाद में टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। तब ये टाइम वेस्ट लगेगा कि भाई जो एकदम बेसिक चीजें थी उसके बारे में भी आप सोच के आंसर लिख रहे हो। ओके, ये इतने कॉमन है कि आपको अगर कोई नींद से भी उठा के पूछे कि भाई परचेज अकाउंट की क्या जर्नल एंट्री होती है, तो मुंह पे होना चाहिए। ओके, इतने बेसिक्स हैं, इतने कॉमन है, और इतने ही ज्यादा ये ट्रांजैक्शंस यूजफुल भी हैं। ऑलराइट, सो हम कुछ ऐसी ही एंट्रीज देख लेते हैं अभी। ऑलराइट, ओके, सो एंट्री नंबर 1 इज परचेजेस। ओके, नाउ परचेजेस दो टाइप की होती है, एक आपके कैश परचेजेस यानी कैश दे रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, और दूसरा क्रेडिट परचेजेस यानी उधारी पे, गुड्स तो आपने खरीद लिए, भाई रुपए आप उसके बाद में दोगे। ओके, अकाउंटिंग में डिफरेंस है दोनों में ही, इसलिए हम दोनों के बारे में ही देखते हैं। सो क्विकली हम देख लेते हैं कैश परचेजेस की जर्नल एंट्री। ओके, नाउ कैश परचेजेस अगर है यानी क्या आपने गुड्स कैश में खरीदे हैं, तो कौन से इसमें दो एस्पेक्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पहले तो वो देख लो। पहला है कि गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं। ओके, अब गुड्स के बजाय हम उसमें लिखेंगे परचेजेस, क्या लिखेंगे, परचेजेस। दूसरा, क्योंकि आप ये कैश में खरीद रहे हो तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश हो गया। ओके, तो जर्नल एंट्री आप यहां पर देख लो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों भाई हुआ ऐसा, तो देखो परचेज हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये आ गया डेबिट में। ओके, और कैश बिजनेस से जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ये आ गया क्रेडिट में टू कैश अकाउंट। एंड अमाउंट लिख दी हमने 2000 एंड 2000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ ₹2000। ओके, क्योंकि गुड्स कैश में खरीदे हैं, यहां पर आपको पर्सन के नेम से कोई लेना देना नहीं है, आपने एंट्री लिख दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट
क्रेडिट परचेजेस यानी गुड्स उधारी में खरीदे हैं। ओके, यहां पर आपको सेलर के नाम का लेना देना है। क्यों? अभी देखो, क्रेडिट परचेजेस यानी अगर गुड्स उधारी में खरीदे हैं तो एक तो फिक्स है कि बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं यानी परचेजेस आपको यूज करना ही है, लेकिन इस बार कैश तो जा ही नहीं रहा है ना, तो आपको क्या करना होगा, अपने क्रेडिटर के नेम को रिकॉर्ड करना होगा। क्रेडिटर्स के नेम को आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, राइट, खर्चा हो गया, टू मिसेस सोनाली अकाउंट, यहाँ पे था परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस सोनाली वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। ओके, उधारी में गुड्स खरीदे। ओके, सो आप क्या करोगे, सोनाली को क्रेडिटर बना दोगे, क्योंकि अभी अभी आपने उसको क्रेडिटर बनाया है, क्रेडिट में नाम लिख दिया। और इसको दूसरा समझने का क्या तरीका है, शी इज द गिवर ऑफ द गुड्स। ओके, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो जो मिसेस सोनाली हैं वो गिवर है गुड्स की, और इसलिए आप क्रेडिट करोगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो क्रेडिट द गिवर, यहां पर मिसेस सोनाली का नाम आ गया। आप अपना नाम नहीं लिखोगे, अब कभी भी ये ध्यान रखना, खुद की बुक्स में खुद का नाम नहीं लिखते भाई। आप समझोगे डेबिट द रिसीवर, मैं रिसीवर हूं गुड्स का, तो मैं परचेजेस नहीं लिखूं, बिजनेस का नाम लिखूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, तो आपकी जो एंट्री होती है वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनालीज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न। ओके, हमने परचेजेस की एंट्री देख ली, कैश एंड क्रेडिट, अब हम देख रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड की एंट्रीज। ओके, नाउ समझो गुड्स आपने खरीदे हैं और किसी भी रीजन से आपको उन्हें रिटर्न करने पड़ रहे हैं, भाई गलत क्वांटिटी आ गई, डिफेक्टिव गुड्स आ गए, या वॉट एवर मे बी द केस। ओके, जिस क्वालिटी के मांगे थे उतने क्वालिटी के गुड्स नहीं है, तो वॉट एवर मे बी द केस, लेकिन आप गुड्स को वापस लौटा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल है, जिस सोनाली को परचेज करते वक्त आपने क्रेडिट किया था उसको अब आप यहां देखो इस एंट्री में डेबिट कर दोगे, डेबिट कर दोगे, राइट। क्यों डेबिट करना है कि भाई लेट्स से 15,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 200 के गुड्स अब आप लौटा रहे हो, यानी 200 रुपए कम दोगे। ओके, तो आप ये 200 अमाउंट की जो डेबिट कर दोगे, इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा कि भाई 15,000 क्रेडिट किया था एंड 200 डेबिट किया, मतलब अब आपको उसे 200 रुपए कम देने हैं। ओके, एंड क्योंकि गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो टू गुड्स होना चाहिए, लेकिन गुड्स की जगह हम जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट या फिर परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सेल्स। अगेन सेल्स में भी कैश सेल्स होगा एंड क्रेडिट सेल्स होगा। ऑलराइट, सो देखते हैं कैश सेल्स। जब आप बिजनेस में से गुड्स उधारी में बेच रहे हो, सॉरी गुड्स बेच रहे हो, तो आप उन्हें कैश में भी बेच सकते हो एंड उधारी में भी बेच सकते हो, यानी क्रेडिट में भी। कैश सेल्स सिंपल एंट्री होगी एकदम कि भाई गुड सेल करने पर बिजनेस में पैसा आया यानी कैश अकाउंट डेबिट, और आपने सेल्स की इनकम की, या फिर आप समझ सकते हो कि गुड्स बिजनेस से बाहर गए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके, तो गुड्स के बजाय आप जो टर्म यूज करोगे वो होगा सेल्स का। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स। गुड्स उधारी में बेचे, तो उधारी में बेचने पर कैश तो आपके बिजनेस में आया नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, सामने वाले पर्सन को अपना डेटर बना दोगे कि भाई फ्यूचर में उससे पैसा लेना है। ओके, ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में से गुड्स बाहर तो जा ही रहे हैं, वो तो कॉमन चीज है। ओके, सो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स की जगह पे आप सेल्स अकाउंट वर्ड यूज कर दोगे। अब परचेज रिटर्न देखा था, वैसे ही सेल्स रिटर्न भी देखना पड़ेगा कि कुछ रीजन की वजह से आपका जो कस्टमर है उसने आपको गुड्स लौटा दिए। ओके, तो जिस गोविंद को आपने 30,000 का डेटर बनाया था वो अब 8,000 रुपए कम देगा, उसने 8,000 के गुड्स लौटा दिए वापस। ओके, सो जिसको डेबिट किया था आप उसको अब क्रेडिट कर दोगे। ओके, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स नाउ। ओके, तो टू गोविंद, और आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन, लेकिन गुड्स की जगह आप जो टर्म यूज करोगे वो होगा रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स
रिटर्न अकाउंट। फाइन, इज दैट क्लियर? एकदम ओके। यहाँ पर जो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड जो टर्म्स आए हैं वो समझ लो। देखो नाम में ही है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। रिटर्न आउटवर्ड क्या है टर्म? आउटवर्ड। अभी आउट मतलब क्या? बाहर। तो बिजनेस में से गुड्स बाहर कौन से जाएंगे? जो इनिशियली खरीदे थे, परचेज किए थे, वही बाहर जाएंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। ओके। रिटर्न इनवर्ड, इन मतलब क्या? अंदर आना। तो गुड्स अंदर कौन से आते हैं? जो आप बेचे थे, इनिशियली सेल्स किए थे, वही अब वापस आएंगे। तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड। इस तरह से आप टर्म्स याद रख सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। नाउ इसमें मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंज्यूमेबल गुड्स है, जैसे आपकी कोई वेफर्स की कंपनी है या कपड़े की कंपनी है, तो आप वेफर्स डेफिनेटली अपने कंपनी के यूज करोगे, आप दूसरे कंपनी के नहीं खाओगे। ओके। सो आप क्या हो, एज ए प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ कर लोगे। नाउ गुड्स विड्रॉ करने से क्या होगा कि बिजनेस के गुड्स आप ले रहे हो, ऑब्वियसली आप पैसा तुरंत तो नहीं देने वाले हो, राइट? आपने तो, आपका ही बिजनेस है, आपकी ही कैपिटल उसमें इन्वेस्टेड है। ओके। तो बिजनेस को ये नुकसान हो गया, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट यहां पर क्या कर दिया? डेबिट। ओके। बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं, यानी गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट होना चाहिए। तो सिर्फ टू गुड्स लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे? टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। ठीक है, ये परचेज अकाउंट जाने दो, ये मैं कभी भी अपने बच्चों से नहीं लिखवाता हूं। आप ये पूरा टर्म लिखो, फुल टर्म, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। ओके। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ा पर्सन आपका बहुत बड़ा लॉट खरीदना चाहे गुड्स का, तो आपको उसे फ्री सैंपल भी देना पड़ता है। भाई आप चेक कर लो कैसी है क्वालिटी, उसके बाद ही खरीदो, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। ओके। जो हमने फ्री में बांटा है, हमें लग रहा है कि ये भाई बड़ा लॉट हमसे खरीदेगा। ओके। उस इसलिए हम भाई 100 रुपए में से 1 रुपए तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट हम कर ही सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके। तो ये आपका खर्चा हुआ, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। ओके। बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं, बराबर, गुड्स ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना पूरे के पूरे। ओके। बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। फाइन, यहां पर भी आपको परचेजेस नहीं लिखना है, पूरा टर्म लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। फाइन। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। फाइन। इसमें दो केस होते हैं, देखो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है कि गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहे हैं। ओके। क्यों जा रहे हैं? कि भाई यहाँ पर आपके गुड्स का नुकसान हो गया है, आग लग गई है, या लेट्स से एक्सीडेंट में डैमेज हो गए हैं। अब आपने अगर, इसमें दो केस है, या तो आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, ओके, या आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया होगा, यानी गुड्स जो है आपके वो अनइंश्योर्ड है। तो ये दो केसेस आपको समझने हैं। ओके। देखते हैं। पहला हम समझ रहे हैं गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड यानी अनइंश्योर्ड, ये वाला समझ रहे हैं हम। ठीक है। इस केस में क्या है, सिंपल है, आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं तो टू गुड्स, लेकिन आप पूरा टर्म लिखोगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। ओके। और आग लग जाने से नुकसान है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ओके। टू गुड्स, फाइन, पूरा नाम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नाउ इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, यानी अब हम ये वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, आपने गुड्स का इंश्योरेंस ले रखा है। अच्छा, इसमें भी अब आपके ना दो केस हैं। ओके। एक है पार्ट क्लेम, एक है फुल क्लेम। मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, लेट्स से 1 लाख के गुड्स जले थे। ओके। उन्होंने, उनके हिसाब से 80,000 के जले हैं। फाइन। तो इसको बोलते हैं पार्ट क्लेम। और एक फुल क्लेम होता है कि भाई जितना हमारा नुकसान हुआ उतना पूरा भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करके दे रहा है। लेट्स से अगर 2 लाख का नुकसान हुआ, कंपनी हमें पूरे 2 लाख का भरपाई करके दे रही है, ये होता है फुल क्लेम। ओके। तो दोनों की एंट्रीज अलग अलग है, देखो क्या करना है।
इफ फुल क्लेम इज एडमिटेड, अभी हम ये केस देख रहे हैं, इफ फुल क्लेम इज एडमिटेड द एंट्री इज एज फॉलोज, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्यों किया है, तो समझो इसमें आ गया पर्सनल अकाउंट। ओके, इंश्योरेंस कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो आपको सॉरी फ्यूचर में कुछ अमाउंट देंगे, मतलब आप रिसीव करोगे। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर हो गई, आज की डेट में वो डेटर हो गई कि आपको जिससे भी जिससे भी अमाउंट फ्यूचर में लेनी है, रिसीव होनी है, ओके, वो आपके लिए डेटर है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, फाइन। एंड बिजनेस से गुड्स तो लॉस हुए ही हैं, वो तो गए ही हैं, तो टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। ओके, अब हम देख रहे हैं इफ द क्लेम इज पार्टली एडमिटेड, ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें कंबाइंड एंट्री आएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ये तो फिक्स है। ओके, तो लेट्स से कि हमने ये केस लिया था 1 लाख वाला। ओके, 1 लाख के गुड्स जले हैं, तो आप अमाउंट कितनी लिखोगे, 1 लाख, फाइन, ठीक है, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी ने 80,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कितने की डेटर बनेगी, 80,000 की बनेगी, तो आप लिख दोगे 80,000 डेबिट। ओके, अब ये जो 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, राइट, ये आपका नुकसान हो गया कि भाई गुड्स जले तो हैं 1 लाख रुपए के। ओके, इंश्योरेंस कंपनी आपको 80,000 ही देने वाली है, यानी 20,000 का नुकसान हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, आप यहां पे लिख दोगे ₹20,000। इज दैट क्लियर, फाइन। सो इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनेगी 80,000 के लिए, 20,000 का नुकसान हो गया, टोटल गुड्स आपके जले 1 लाख रुपए के, राइट। यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया इंश्योरेंस क्लेम वाला पार्ट, फाइन। इंश्योरेंस क्लेम, इसमें दो चीजें हमने देखी, एक है गुड्स इंश्योर्ड थे, दूसरा गुड्स अनइंश्योर्ड थे, ठीक है। अनइंश्योर्ड में पूरा का पूरा आप ही का नुकसान है, इंश्योर्ड में दो एंट्रीज, पार्टली क्लेम्ड, फुल क्लेम। फुल क्लेम में आपका कुछ नुकसान नहीं होता, 2 लाख के गुड्स जले हैं, माना वो नुकसान है, लेकिन 2 लाख पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। पार्टली क्लेम जो अभी अभी हमने देखा कि गुड्स तो 1 लाख के जल गए, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 80,000 के ही क्लेम आपका एक्सेप्ट कर रही है, तो बचा हुआ 20,000 आपका हो गया लॉस, फाइन। आगे बढ़ते हैं, गुड्स डैमेज्ड और लॉस्ट इन ट्रांजिट, फाइन। सो लॉस आपका डेबिट ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट सॉरी डेबिट। ओके, बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं नुकसान होने से, ठीक है, तो टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। ओके, यहां पर छोटी सी बात है, टर्म्स देखो, यहां पर लिखना है लॉस और यहां पे लिखना है लॉस्ट। ओके, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, ओके, और यहां पे गुड्स आपके बिजनेस से चले गए, तो गुड्स लॉस्ट, फाइन। नाउ इसमें भी अगर आपके इंश्योर्ड गुड्स हैं और अनइंश्योर्ड गुड्स हैं तो सेम एंट्रीज होगी, ठीक है। इंश्योर्ड में फिर 2 हो जाएगी, पार्टली क्लेम और फुल क्लेम, ठीक है। नाउ आज के लिए फिलहाल ये लास्ट जर्नल एंट्री है, गुड्स पिल्फर्ड या फिर स्टोलन जिसको बोलते हैं, गुड्स चोरी हो गए, कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं होगा, उसने गुड्स चुरा लिए। ओके, सो गुड्स चुराने से आपका तो लॉस हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, राइट, नहीं तो यही गुड्स बिक जाते हैं, आपको अमाउंट मिल जाती है, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। ओके, एंड गुड्स चोरी हो जाने से बिजनेस में से तो गुड्स बाहर चले गए, सो टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट या फिर टू गुड्स पिल्फर्ड अकाउंट या गुड्स स्टोलन अकाउंट, ऐसा कोई भी नाम का आप एक अकाउंट यूज कर सकते हो, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक जर्नल एंट्रीज जो लाइक जनरली अकाउंटेंसी के बेसिक्स मानी जाती है और आपको ये स्टडी करनी होती है, एकदम आपको इनका ध्यान रहना चाहिए। ओके, फाइन।